कहानी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से शुरू होती है। केमिस्ट विल रोडमैन अल्जाइमर नाम की बीमारी का इलाज खोजने के लिए जेनेसिस नाम की कंपनी के लिए काम करता है। इस बीमारी का पता लगाना विल के लिए भी जरूरी है क्योंकि उसके पिता चार्ल्स इस बीमारी से गुजर रहे हैं। विल को टेस्ट ड्रग ALZ-112 के साथ एक कामयाबी मिली और ब्राइट आइज नाम के चिंपांजी पर इसका यूज करने पर उसकी इंटेलिजेंस बढ़ गई। एक बोर्ड प्रेजेंटेशन के दौरान ब्राइट आइज में बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाते समय ब्राइट आई गुस्सा और विनाशकारी हो जाती है और उनके पास उसे मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जवाब में जेनेसिस सुपरवाइजर स्टीवन जैकब्स ने ड्रग टेस्ट को बंद कर दिया और अपने सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स एप्स को मरवा दिया। विल को तब पता चलता है कि ब्राइट आइज केवल इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म दिया था और वह अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी, जिसे अपनी मां से उस दवाई के कारण इंटेलिजेंस विरासत में मिलती है और विल उसे सीजर नाम देकर उसकी देखभाल और उस पर स्टडी करने के लिए घर ले जाता है। 3 साल बाद सीजर की इंटेलिजेंस बढ़ी और उसमें बढ़त कंटिन्यू थी। वह विल के गोद लिए बेटे के रूप में काम कर रहा था और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसके और चार्ल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। सीजे की चमत्कारी ब्रेन पावर से इंस्पायर होकर विल ने अपने पिता को रिजेक्टेड ALZ-112 ड्रग देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हालत में सुधार होने लगा। विल प्राइमेटोलॉजिस्ट कैरोलिन अरान्हा के साथ एक रोमांटिक रिश्ता डेवलप करता है जो सीजे को बाहरी दुनिया से जुड़ने और उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज देने के लिए विल को एनकरेज करती है। वे सीजे को आज़ादी से घूमने का मौका देने के लिए रेडवुड जंगल में ले जाते हैं। 5 साल बाद सीजे में डेवलपमेंट जारी है, लेकिन चार्ल्स का अल्जाइमर एक बार फिर बिगड़ जाता है। जब उनका एक पड़ोसी गुस्से में कंफ्यूज्ड चार्ल्स से लड़ रहा होता है तो सीजर अपने सरोगेट दादा की रक्षा के लिए आगे आता है, जिससे वह गलती से पड़ोसी को घायल कर देता है और एनिमल कंट्रोल वाले उसे ले जाते हैं। विल और कैरोलिन सीजर को अपने साथ घर लौटने के लिए रिहा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सीजर को एक एप शेल्टर में रहने के लिए भेजा जाता है। वहां उसकी दोस्ती मॉरिस नाम के एक ओरंगुटान से होती है। सीजर एकमात्र ऐसा वानर है जो साइन लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। दुर्भाग्य से सीजर और मॉरिस को शेल्टर का खतरनाक अल्फा चिंपांजी, रॉकेट और अब्यूसिव ह्यूमन गार्ड डॉज से लगातार गुस्से का सामना करना पड़ता है। अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सीजर रॉकेट पर अपना डोमिनेंस बनाने और अल्फा की पोजीशन का दावा करने के लिए शेल्टर के पिंजरे में बंद गोरिल्ला बग के साथ जुड़ जाता है। सीजर जितने लंबे समय तक शेल्टर में कैद रहेगा उतनी ही जल्दी वह यह मानने लगेगा कि विल ने उसे छोड़ दिया है। वह अपने ह्यूमन घर में लौटने का सपना देखता है और जहां उसे घर की खिड़की से नज़ारे बहुत पसंद है, लेकिन आखिरकार उसके सपने शेल्टर में अपने साथी एप्स को आज़ाद करने की ओर मुड़ जाते हैं। इस बीच उसके जेनेसिस बॉस जैकब्स को सीजे की बेहतर मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चलता है और वह दवा के एक मजबूत गैस वर्जन ALZ-113 के डेवलपमेंट का ऑर्डर देता है। वे कोबा नामक वानर पर ड्रग को टेस्ट करते हैं, लेकिन मनुष्यों पर इसका प्रभाव खतरनाक साबित होता है, जिसके परिणामस्वरूप विल के दोस्त और सहकर्मी फ्रैंकलिन की मौत हो जाती है। इसके बावजूद जेकब ने दवा के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया, जिसके विरोध में विल ने नौकरी छोड़ दी। शेल्टर के वानरों की इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सीजर अपने घर जाता है और ALZ-113 चुरा लेता है और शेल्टर में अपने साथी वानरों पर दवा का इस्तेमाल करके उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है और उन्हें अपने ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जैसे ही डॉज एप्स को कंट्रोल करने और उन्हें उनके पिंजरे में वापस डालने का ट्राई करता है, सीजर उसके पास खड़ा होता है, सबसे पहले नहीं शब्द बोलता है और अपने साथी वानरों को शेल्टर से भागने में मदद करने से पहले डॉज को मार देता है। सीजर अपनी वानर सेना को जेनेसिस में ले जाता है, जहां वे कोबा के साथ साथ दूसरे नए एप्स को भी आज़ाद करते हैं। फिर सैन फ्रांसिस्को जू से भी सभी एप्स को आज़ाद कर देते हैं। जैसे ही सीजर सभी बंदरों को गोल्डन गेट ब्रिज के पार रेडवुड जंगल में ले जाता है, उनका सामना आर्म्ड फोर्सेज से होता है। ह्यूमन और एप्स के बीच युद्ध होता है, जिसके दौरान बक एक हमलावर हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए खुद की कुर्बानी देता है और कोबा जैकब्स को मारकर अपना बदला लेता है। विल सीजर को चेतावनी देता है कि बंदरों का शिकार होना कभी बंद नहीं होगा और वह उससे घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन सीजर बोलता है कि उसे अपनी तरह का एक नया घर मिल गया है। बाप और बेटा इमोशनल रूप से अलग हो जाते हैं। सीजर अब अपने तरह के बीच और आज़ाद है, जबकि विल और बाकी मानव जाति खतरनाक वायरस के चपेट में आ जाते हैं जो हवा में फैल गया है। कहानी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में कंटिन्यू होती है। 10 साल बीत चुके हैं और जिसे सिमियन फ्लू महामारी कहा गया है, उसने ज्यादातर इंसानों को मिटा दिया है। समाज ढह गया है और वायरस से जेनेटिकली इम्यून ह्यूमंस छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं जो पृथ्वी पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजर का अब एक परिवार है जिसमें पत्नी कॉर्नेलिया और बेटा ब्लू आइज शामिल हैं और वह अपने टॉपलाइज मॉरिस, रॉकेट, कोबा और गोरिल्ला लुका के साथ एप कम्युनिटी को लीड करता है। सालों में पहली बार सीजर की कम्युनिटी का सामना मैल्कम नाम के आदमी के लीड में मनुष्यों के एक ग्रुप से हुआ, जो पास के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं जो सैन फ्रांसिस्को में बिजली ला सकता है। मैल्कम के अच्छे इरादों के बावजूद इंसानों और बंदरों के बीच झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से रॉकेट का बेटा ऐश हुमन्स कार्वर द्वारा घायल हो जाता है।
सीजर और उसके एप्स मनुष्यों को बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं और कोबा सीजर को अपनी ताकत दिखाने के लिए ह्यूमनस के कैंप में एक सेना ले जाने के लिए मना लेता है और कम्युनिटी के नेता ड्रेफस को धमकी देता है कि अगर एप्स फिर से परेशान होंगे तो उनकी तरफ से वो वायलेंस के लिए तैयार रहे। इस खतरे के बावजूद मैल्कम का मानना है कि ह्यूमनस और एप्स एक साथ काम कर सकते हैं और शांति से रह सकते हैं और इसलिए वह सीजर के साथ शांति बनाने के लिए अपनी पत्नी एली और बेटे एलेक्जेंडर के साथ एक छोटी टीम को लीड करता है। सीजर अनिच्छा से ह्यूमनस को बांध पर काम करने की परमिशन देता है, जिसके दौरान वह मैल्कम और उसके परिवार के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है। वह रिलेशन तब और मजबूत हो जाता है जब एली सीजर की बीमार पत्नी कॉर्नेलिया को ठीक करने में मदद करती है। एप्स का विश्वास हासिल करने में मैल्कम की सफलता के बावजूद ड्रेफस इस बात से डर जाता है कि वानर उसकी कम्युनिटी पर हमला करेंगे। वो पास की आमोरी से वॉर का सामान जमा करना शुरू कर देते हैं। जब कोबा को इसका पता चलता है तो वह ह्यूमंस को आज़ादी देने के लिए सीजर को दोषी ठहराता है और उस पर वानरों से ज्यादा में ह्यूमंस के लिए वफादार होने का आरोप लगाता है। सीजर कोबा को उसके आरोप लगाने के लिए पीटता है लेकिन उसकी जान बख्शने का फैसला करता है, जिससे कोबा को अपना बदला लेने के लिए मौका मिलता है। जैसे ही ह्यूमंस डैम की सक्सेसफुली रेस्टोरेशन का जश्न मनाते हैं, कोबा कार्वर की हत्या कर देता है और सीजर को गोली मारने से पहले वानर कॉलोनी में आग लगा देता है। कोबा ह्यूमंस पर हमलों का आरोप लगाता है और बदला लेने के लिए वानरों को इकट्ठा करता है, यहाँ तक कि सीजर के बेटे ब्लू आइज को भी लड़ाई में शामिल होने के लिए भड़काता है। कोबा की सेना ने आमोरी को लूट लिया और ह्यूमंस कैंप पर हमला किया, जिससे चारों तरफ युद्ध हुआ। भारी लॉस उठाने के बाद वानर सेना जीत जाती है, जिससे ड्रेफस को जिंदा ह्यूमंस को अंडरग्राउंड सुरंगों में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद कोबा ने अपने द्वारा पकड़े गए निहत्थे ह्यूमनस कैदियों को मारना शुरू कर दिया, जिससे सीजर के करीबी सपोर्टर उससे नाराज हो गए, जिसके कारण कोबा ने मॉरिस, रॉकेट और लुका को कैद कर लिया। जब ऐश एक निहत्थे इंसान को मारने से इनकार करता है तो कोबा उसके ऑर्डर न मानने के लिए उसे मार डालता है। कहीं और मैल्कम और उसका परिवार घायल सीजर को ढूंढते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वे उसे ठीक करने के लिए उस घर में वापस ले जाते हैं जहां वह एक बार विल और चार्ल्स के साथ रहता था, जहां सीजर को उस छोटी खिड़की की याद आती है जो बाहरी दुनिया की उसकी अकेली झलक हुआ करती थी। जैसे ही मैल्कम मेडिकल सप्लाईज की तलाश में ह्यूमन कैंप में वापस आता है, उसका सामना ब्लू आइज से होता है। ये जानने पर कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, ब्लू आइज अपने पिता के साथ दोबारा मिलने के लिए मैल्कम के साथ जाता है। सीजर ब्लू आइज को कोबा के विश्वासघात के बारे में बताता है और बाप बेटा मैल्कम के साथ मिलकर कोबा और ड्रेफस का सामना करने जाते हैं। जैसे ही सीजर और कोबा एप्स के बीच अल्फा की पोजीशन के लिए लड़ते हैं, ड्रेफस खुद को बलिदान कर देता है और वानरों को नष्ट करने के प्रयास में प्रेमिसेस को उड़ा देता है। एप्स ब्लास्ट से बच गए और सीजर ने कोबा को हरा दिया, इस बार अपने दुश्मन की लाइफ को बख्शने से इनकार कर दिया और उसे प्रेमिसेस के मलबे में मरने दिया। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, मैल्कम चेतावनी देता है कि ह्यूमन सेना जल्द ही आ जाएगी। सीजर अब मानता है कि ह्यूमन और वानर एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और न ही शांति से रह पाएंगे और मैल्कम से अपने परिवार के साथ भागने को बोलता है क्योंकि एप्स वॉर की तैयारी कर रहे हैं। सीजर की कहानी वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स में खत्म होती है। 2 साल बीत चुके हैं और ह्यूमन मिलिट्री, जिसे अल्फा ओमेगा के नाम से जाना जाता है, कोबा के प्रति वफादार वानरों की मदद से सीजर की वानर कॉलोनी का बहुत बार शिकार किया है। सीजर के कैंप में रॉकेट और ब्लू आइज एक स्काउटिंग मिशन से लौटते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा ओएसिस खोजा है जो उनके लोगों के लिए एक बेहतर ठिकाना बनेगा। एक शातिर कर्नल के लीड में मिलिट्री फोर्स ने सीजर के कैंप का पता लगाया और सीजर के कई निर्दोष वानरों को मार डाला, जिसमें उसकी पत्नी कॉर्नेलिया और बेटा ब्लू आइज भी शामिल थे। सीजर अपने परिवार की मौत से टूट गया, केवल उसका सबसे छोटा बेटा कॉर्नेलियस जिंदा बचा है। सीजर अपनी कॉलोनी के बचे लोगों को ओएसिस में भेजता है, जबकि वो मॉरिस, रॉकेट और लुका मिलिट्री फोर्स से बदला लेने और कर्नल को मारने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। अपनी जर्नी में सीजर को सेल्फ डिफेंस में एक ह्यूमन सैनिक को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन ग्रुप सैनिक की छोटी गूंगी बेटी नोवा को अपने पास रखता है और उसकी देखभाल करता है, जिसे मॉरिस उसे दिलासा देने के रूप में एक रैगडॉल देता है। तब ग्रुप का सामना एक अकेले बुद्धिमान वानर से होता है, जिसे बैड एप के नाम से जाना जाता है, जो सिमियन फ्लू के प्रकोप के बाद से एक साधु के रूप में रह रहा है। बैड एप सीजर के ग्रुप को कर्नल के पास ले जाने के लिए राजी है, जिसकी मिलिट्री फोर्स पहाड़ों में एक क्वारंटाइन फैसिलिटी को मजबूत कर रही है। गश्त कर रहे सैनिकों द्वारा लुका को मार दिया जाता है, जिससे सीजर गुस्सा हो जाता है, जो ये जानकर और भी परेशान हो जाता है कि उसके लोग कभी ओएसिस तक नहीं पहुंचे, बल्कि कर्नल द्वारा सभी को पकड़ लिया गया और अपने नए गढ़ के चारों ओर एक दीवार बनाने में मदद करने के लिए उन्हें काम पर लगा दिया। फिर सीजर को मिलिट्री फोर्स के लिए काम करने वाले गोरिल्ला रेड द्वारा पकड़ लिया जाता है और कर्नल के पास ले जाया जाता है। सीजर को कर्नल से पता चलता है कि सिमियन फ्लू से इन्फेक्टेड होकर ह्यूमन ब्रेन एक आदिवासी से भी पहले के बंदर के लेवल पर डेवलप हो जाता है, इसी कारण की वजह से नोवा बोल नहीं पाती है। बचे हुए ह्यूमन लीडर इसका इलाज ढूंढना चाहते हैं, पर कर्नल दुष्ट हो गया है।
अपने सामने आने वाले किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को मार रहा है और अपने वफादार नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन सैनिकों के लिए एक सेंचुरी बनवा रहा है जिसे वह किसी भी तरह से प्रिजर्व करना चाहता है। सीजर को तब एक्सट्रीम टॉर्चर और भूखमरी का सामना करना पड़ा और उसके एप्स को कर्नल की दीवार का काम जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। रॉकेट खुद को पकड़वा लेता है ताकि वह सीजर के साथ फिर से मिल सके और अपने लोगों को बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर सके, जबकि नोवा चुपचाप अंदर आती है और वानरों द्वारा उसे गिफ्ट में दिए गए कंफर्ट और केयर का बदला चुकाने के लिए अपनी रैगडॉल सीजर को देती है। सीजर के टॉर्चर को और अधिक क्रूरता से बढ़ाने के लिए कर्नल गुड़िया को जब्त कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। बाहर से मॉरिस और बैड ऐप की मदद से सीजर अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए से अपने एप्स को उनकी जेल से भागने में मदद करता है। जैसे ही अमेरिकी सेना कर्नल को उसके बहुत से युद्ध अपराधों के लिए मारने के लिए आती है, सीजर उससे बदला लेने के लिए वापस फैसिलिटी में चला जाता है। जब सीजर को कर्नल मिलता है तो उसे पता चलता है कि नोवा की गुड़िया के कांटेक्ट के कारण वो सिमियन फ्लू से इन्फेक्ट हो गया है, जिससे वह गूंगा हो गया है। सीजर ने कर्नल को मारने के बजाय उसे तड़पने के लिए छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही सीजर अपने साथी एप्स को बचाने के लिए मिलिट्री के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, एक सैनिक द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। जैसे ही भागते हुए वानरों को दुखद रूप से मार गिराया जाता है, रेड को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीजर की सहायता के लिए खुद को कुर्बान करता है। घायल सीजर एक फ्यूल टैंक को उड़ाने और एवालांच शुरू करने में सफल हो जाता है, जिससे फैसिलिटी और आर्मी अंदर फंस जाती है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, सीजर आखिरकार अपने एप्स को उनके नए ओएसिस वाले घर में ले जाता है, लेकिन चोटों के कारण उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वह मरता है, मॉरिस उसके पास रहता है, ये वादा करते हुए कि एप्स अब सुरक्षित हैं और वे उसके बेटे कॉर्नेलियस के साथ अपने राजा सीजर की वीरता की कहानी को कभी नहीं भूलेंगे।